चिड़िया, मैंने हमेशा सबका अच्छा सोचा, मगर पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार हुआ तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हरियाली, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने हमेशा दूसरों से नेकी की है और मेरा विश्वास है कल अगर मुझ पर कोई बुरा समय आएगा तो मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने सब देख लिया है, शायद तुम कभी मेरी बात पर विश्वास कर लोगी। फिर रानू चिड़िया और हरी तोती अपने अपने घरों को चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और रानू चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटा, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसे कौवा, कौवी, तोता और कबूतर। वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक दिन गुड्डू और गुड़िया पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है, एक बार तेज बारिश में मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। ऐसे ही एक दिन बच्चे फूलों के बागीचे में बैठे हुए थे कि वहाँ बुलबुल फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे ही हो ना? जी आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी। मुझे 3 दिन तक आपकी मम्मा ने अपने घर में रखा था और जब मैं स्वस्थ हो गई तो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर गई तुम्हारी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को बच्चे जब अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज हमें गोरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बेटा, उनका घर टूट गया था, मैंने उन्हें अपने घर में भी रखा था और भोजन भी दिया था। और मम्मा, जो बुलबुल आंटी बीमार हुई थी वो पता है आपको? हाँ मुझे याद है, मैंने 3 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी बुलबुल को। समय गुजरता गया और एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो आज दानों से आटा पिसवाने जाना था, अब तो इतनी तेज बारिश है और मुझे बुखार भी। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हमने एक एक रोटी खा ली थी और सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी। ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों से होती है। सुबह के बाद दोपहर से पहले बारिश रुकती है। बच्चे भूखे थे और घर में आटा भी नहीं था। मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार था और वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बेटा, घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, कबूतर के घर जाएं और उनसे थोड़ा सा आटा ले आएं। मैं आपको रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर कबूतर के घर जाते हैं। अंकल, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, कल का दिन भी मुश्किल से गुजरेगा। अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता। मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो। मम्मा ने आपकी भी तो कभी मदद की होगी। मगर कबूतर दरवाजा बंद करके घर में चला जाता है। दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर आटा थोड़ा था तो कबूतर अंकल हमें थोड़ा आटा दे देते, मगर उन्होंने तो हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो आपकी ठीक है। आप ऐसा करो, गोरी आंटी के घर जाओ और उनसे कहो कि मम्मा ने भेजा है। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गोरी के घर जाते हैं। गोरी कभी आलू वाले चावल बना रही थी। चावल की खुशबू बच्चों को बहुत ललचा रही थी। आंटी, मम्मा ने कहा है थोड़ा सा आटा दे दे, मम्मा बहुत बीमार है। मम्मा आटा चक्की से नहीं पिसवा सकी क्योंकि कल बारिश थी। कालू, ओए कालू, देखो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है, मगर आटे वाला डिब्बा तो फुल भरा हुआ था। ना ना गोरी, डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है।
कल बारिश की वजह से मैं भी चक्की नहीं जा सका। सुन लिया बच्चों, अगर आटा होता तो मैं जरूर तुम्हें देती। आंटी, आप चावल बना रही हैं, हमारे बर्तन में थोड़े से चावल ही दे दें। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची ज्यादा डाली है, तुम नहीं खा सकोगे। जाओ किसी और से जाकर मांग लो। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस तेज बारिश में आप मेरी मम्मा के पास मदद लेने आई थी। फिर वो दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। बात सुनी थी उस चिड़िया के बच्चे की, बड़े तेज है ये। डिब्बे में आटा तो बहुत था, मगर मैंने झूठ बोला। लेकिन ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा, न अपना ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। वो दोनों भूखे थे। भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई दोस्त भी हमारी मदद नहीं कर रहा। गुड़िया बहन, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो तो मम्मा की मदद करती है। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपने घर में बैठे हुए अपने मुन्ने के लिए आलू वाले पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी, आंटी, हमारी मम्मा बीमार है, घर में आटा भी नहीं है, हमने कल से कुछ नहीं खाया। हम कभी आंटी के पास भी गए और कबूतर अंकल के पास भी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आंटी, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। आंटी, जब हमारी मम्मा स्वस्थ होंगी, हम आपका आटा लौटा जाएंगे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। जब मेरा बेटा छोटा था, आपकी मम्मा मेरे बेटे को लोरी देकर सुलाया करती थी। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी दो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर घर को चले जाते हैं। देखा देखा, मैं ना कहती थी कि गौरी जरूर मदद करेगी। आटा लेने गए थे आप, मगर गौरी ने आलू वाले पराठे बना दिए। बच्चे चुप रहते हैं, सब मिलकर आलू वाले पराठे खाते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया जब स्वस्थ हो जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। गौरी आंटी ने ना हमें आटा दिया और ना चावल, बल्कि वो दोनों कौवे घर में बैठे हम पर हंस रहे थे। ये सुनकर मामा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची ही थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी, मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मान रही थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और बुरे दोस्तों का पता मुश्किल में ही लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेकी और अच्छाई का सिला भी नेकी और अच्छाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता कोई नहीं। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवे को तेज बुखार था। कालू की पत्नी गौरी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, ये लो पैसे और जाकर बुलबुल से दवा लेकर आओ। गौरी, इसे मत भेजो, खुद चली जाओ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कालू जी, तुम इतना मत सोचा करो। जग्गू को पता है कि उसका पिता बीमार है, वो नहीं खाएगा पैसे। मम्मा, मैं यूं गया और यूं आया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जग्गू को उसका आवारा दोस्त मिल जाता है। चलो जग्गू, दूसरे जंगल घूमने चलते हैं। क्या बताऊं दोस्त, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं तो उनकी दवा लेने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, वो तो ठीक हो जाएंगे, मगर दूसरे जंगल में मेला 1 साल बाद आएगा। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ सैर करने निकल जाता है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी, मुझे अपने किए का पता था, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मालूम था जग्गू मेरी तरह लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी तरह क्या मतलब कालू? गौरी, एक बार की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ बीमार थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, कालू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ अलमारी से पैसे लेकर दवा ले आओ।
मैंने अलमारी से पैसे लिए और निकल गया और मैंने उन पैसों से मिठाई लेकर खा ली। पेट भरने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गया और जब मैं शाम को घर लौटा तो मेरी माँ मर चुकी थी। कालू, बहुत बुरा किया तुमने, अपने पंखों से ही अपनी माँ को मार दिया। हाँ गौरी, तभी तो मुझे उसकी सजा मिल रही है। मेरा जग्गू भी तो मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि जग्गू को ना भेजो। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं जो मैं आपकी दवा लेकर आऊं। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तभी गुड़िया खिड़की से बोलती है, आंटी, मम्मा तो घर पर नहीं है, वो तो भोजन लेने गई है। अच्छा गुड़िया, कब तक लौटेगी तुम्हारी मम्मा? आंटी, आज वो इंसानों की बस्ती की ओर गई है, शाम को ही लौटेंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पीछे जाती है। बुलबुल बुलबुल, क्या तुमने चिड़िया को देखा है कहीं? हाँ, अभी चिड़िया किसान के मकई के खेत की तरफ जा रही थी। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिड़िया, तुम्हारे भाई कालू को बहुत तेज बुखार है। मैंने पैसे देकर जग्गू को भेजा था, मगर न जाने वो कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और मुझसे पैसे लेकर कालू की दवा ले आओ। चलो चलो जग्गू, घर चले, तुमने अपने पापा की दवा भी लेने जाना है। मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे तुम यहाँ ले आए। जग्गू कौवा मजे कर रहा था, उधर जग्गू का बाबा कालू कौवा बुखार में तड़प रहा था। गौरी, ये लो पैसे और जाकर कालू भैया की दवा ले लो। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गौरी बहन, कालू भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही करता था, इसीलिए तो आज उसकी संतान उसके साथ ऐसा कर रही है। फिर गौरी कवि दवा लेकर घर आती है और कालू कौवे को देती है। गौरी, मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, अब तो रात भी होने वाली है। गौरी, उसे जाकर देखो। हाँ कालू, न जाने वो कहाँ चला गया है। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है तो थोड़ी दूर ही जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू, शर्म करो, तुम तो अपने पिता की दवा लेने गए थे। मम्मा, मुझे सब मालूम है। जब बाबा दादू की दवा लेने जाते थे तो मेरी तरह चीजें खा जाते थे। लाओ, पैसे दो मुझे। मम्मा, वो तो मैंने मेला देख लिया। गौरी कवि उदास होकर बोलती है, सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से और खुश होकर ना खाता था। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर वो आधी फेंक देता। आज तो किकी सुबह से रोए जा रहा था और एक नई जिद कर रहा था। मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज खाऊंगा, मुझे कहीं से भी ऑरेंज ला कर दे। किकी बेटा, जंगल में सूखा चल रहा है और इस मौसम में ऑरेंज नहीं होते। बताओ बेटा, हम कहाँ से तुम्हें ऑरेंज ला कर दें? तो फिर मम्मा, मैं भूखा ही रहूंगा, मुझे ऑरेंज चाहिए। मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज ही खाऊंगा। किकी बेटा, समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और ऑरेंज तो सर्दियों का फल है, गर्मियों में ऑरेंज नहीं होते। मगर किकी किसी की बात नहीं मान रहा था। रानो चिड़िया जो पड़ोस में रहती थी, वो किकी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ, किकी बेटा आप क्यों रोए जा रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, घर में कितना भोजन है और मीठे फल भी हैं, मगर किकी ऑरेंज खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे ऑरेंज कहाँ से ला कर दें। रानो चिड़िया बहुत सियानी थी, वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं से ऑरेंज ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन, इस मौसम में? कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दें, मुझे पूरा विश्वास है कि किकी सब समझ जाएगा। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर जंगल में चली जाती है। रानो चिड़िया किकी को बुलबुल के घर लेकर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी
और उसने पानी में एक बेर का फल डाला हुआ था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही हैं? चिड़िया बहन, इस मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। मुझे ये एक बेरी का फल मिला है। मैंने सोचा हम सब इसे पकाकर ही खा लेते हैं। क्या बेरी का फल, वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं? वो क्यों आंटी? रानू चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में कुछ भी और खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है। बस इसीलिए जो भी मिलता है उसे बांटकर हम खा लेते हैं। किक्की बेटा, देखिए आपके घर में कितना भोजन है, मगर फिर भी आप अपने मम्मा पापा से ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। चलो बेटा, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया किक्की को साथ लेकर मिट्ठू के घर जाती है। अब कैसे हैं तोते भैया आप? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, मगर मैं खा नहीं सकता। मुझे 3 दिन से बुखार है और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने से मना कर रखा है। क्यों मिट्ठू अंकल, वो क्यों? डॉक्टर ने आपको खाने से क्यों मना कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है और सब स्वस्थ हैं, और आप फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते हो। अगर ऑरेंज नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तरह तरह के फल तो हैं जिन्हें आप खा सकते हो, मगर आप फिर भी ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। किकी रानू चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, 3 दिन से भूखे हैं। जब से सूखा शुरू हुआ है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, मगर हर तरफ सूखा है और कुछ भी खाने को नहीं है। किकी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप जिद कर रहे हो कि आपको ऑरेंज खाना है। एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपने मम्मा पापा को तंग कर रहे हो। किकी ये सब सुनकर रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं इन सब पक्षियों से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मैं शुक्र नहीं करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। आंटी प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि ऊपर वाले की दी हुई सब चीजों का आप शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा पापा को तंग न करो। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर उसके घर जाती है। किकी घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर खा लेता है, क्योंकि उसे अब भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनसे मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी रानू चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं कि उसने किकी की सोच को बदल दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। इधर उधर देखते हुए गोरी कौवी हरियाली तोती के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बूढ़ी हो गई हो, मगर अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टैं टैं करने लगी है तो तोती, क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो? गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उल्टी ये चोर कौवी मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था, मगर चिड़िया उस गोरी कौवी को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है। तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गोरी कौवी को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना। मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे।
चिड़िया, क्या मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं? हाँ कबूतर भैया, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। ऐसे ही रानो चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और बुलबुल के पास भी। ये सब बातें गोरी कवि सुन रही थी। अरे वाह, छोटी चिड़िया मीठी खीर बना रही है, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। रानो चिड़िया ने मीठी खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गोरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी, मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। गोरी कवि छुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद बढ़ जाएगा और सबको बहुत मजे की लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में बुलबुल जहरीले फूलों का रस रानो चिड़िया को दे देती है। रानो चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चलो, रानो चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ हाँ मिठू, तुम जाओ, तुम बुलबुल को साथ ले जाओ, मैं तब तक अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता बुलबुल की तरफ जाता है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी पर चली जाती है। गोरी कवि चुपके से आती है और रानो चिड़िया की हंडिया उठाकर ले जाती है। तोते तोते, तुम जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़िया से कहो कि कोई भी वो खीर ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले फूलों का रस दे दिया है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो खीर मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानो चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कवि मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी कवि मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कवि ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। गोरी कवि अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में फल खा रही थी। बच्चों, ये जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए जल्दी जल्दी फल खाओ। माँ, ऐसे तुम कब तक हमें डराओगी? पेट भरकर खाना तो खाने दो। वैसे भी माँ, घर जाकर कौन सा हमें कोई झंडे गाड़ने हैं। तुम खुद भी डर रही हो और हमें भी डरा रही हो। अरे वाह मुन्नी, लगता है तू अपनी माँ से भी बड़ी हो गई है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू की बच्ची, जल्दी खा, हमें घर जाना है। गोरी कवि दोनों बच्चों को फल खिलाकर शाम होने से पहले पहले अपने घर लौट जाती है। माँ बताओ, जंगल में हमें किससे खतरा है? हाँ माँ, और आप हमें अकेले घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती? आखिर हमें यहाँ पर कौन सा खतरा है? हाँ माँ, आपको बताना होगा हमें यहाँ कौन सा खतरा है। दोनों बच्चों की जिद की खातिर गोरी कवि उन्हें एक कहानी सुनाती है। बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तुम्हारे पिता के साथ जंगल में सैर कर रही थी, तभी हमारे सामने कई सारे गिद्ध आ गए। गोरी, हमारा यहाँ बचना बहुत मुश्किल है, जो मैं कहूँ वैसा करो। ठीक है पति जी। चलो भागो यहाँ से। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ जाते हैं। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, तुम हमसे बच नहीं सकते। वो उड़ते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो कालू कौवा गोरी कवि को अंदर भेज देता है और कालू कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गोरी, तुम्हें बचाने की खातिर मुझे ये सब करना होगा। अब चुप कर जाओ, बोलना नहीं, वरना मुझे मारने के बाद ये गिद्ध तुम्हें भी मार देंगे।
और कुछ ही लम्हों में उन गिद्धों ने तुम्हारे पिता को मार डाला। गोरी कवि की बात सुनकर दोनों बच्चे दंग रह जाते हैं। माँ, आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी और अकेले कभी बाहर नहीं जाऊंगी। माँ झूठ बोल रही है, हम घर से बाहर न जाए इसीलिए हमें झूठ मूठ की कहानी सुना रही है। माँ, आप हमें झूठ मूठ का डरा रही है ना? अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय जब तीनों सो रहे थे तब जग्गू कौवा चुपके से घर से बाहर निकल जाता है, पर गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। अरे वाह, खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। माँ तो बेवजह ही मुझे डराती रहती है। तभी जग्गू के सामने एक चील आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो चील है, क्या करूं क्या करूं? आइडिया, इससे डरना नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। चील को देखकर जग्गू ना डरने का नाटक करता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? दिखने में तो तुम भली लगती हो, भला तुमसे क्या डरना? चील मन ही मन में सोचती है। ये छोटा बच्चा तो मुझसे डरने का नाटक कर रहा है। वाकई ही ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला है। उधर गोरी कवि के घर का दरवाजा खुला रह गया था। इसका फायदा उठाते वो गिद्धे वहाँ पहुँच जाती हैं। तभी जग्गू को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। बचाओ जग्गू, जग्गू हमें बचाओ। अरे नहीं, ये तो मेरी माँ की आवाज है। लगता है मेरी माँ किसी खतरे में है, मुझे अपनी माँ को बचाना होगा। मैं हिम्मत वालों की कदर करती हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तक जग्गू कौवा और चील गोरी कवि के घर तक पहुँचते हैं तब तक वो गिद्धे उन्हें मारकर खा चुकी थी। ये सब देखकर जग्गू रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी मौत हो गई। तुम्हारी वजह से? वो कैसे? जंगल में घूमने के लिए जब मैं घर से बाहर निकला तो दरवाजा खुला ही छोड़ गया। मैं ही अपनी माँ का हत्यारा हूँ, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा ना सोच बेटा। नहीं चील, आप मुझे मारकर खा जाओ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं चील हूँ, शैतान नहीं। मैं दुखी और बेसहारा का सहारा बनती हूँ, मैं उन्हें मारती नहीं। मगर मैं अब अकेला इस जंगल में क्या करूँगा? मासूम बच्चे को देखकर चील के दिल में दया आ जाती है। रो नहीं बेटे, आज से तुम मेरे बेटे हो, आज से मैं तेरी परवरिश करूँगी। चील जग्गू को अपना बेटा बना लेती है। अगले दिन चील जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। ये मेरा बेटा है, आज से मैंने इसे गोद लिया है। अरे वाह महारानी चील जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। इस बेसहारा बच्चे को सहारा देकर आपने महानता दिखाई है। हाँ चील जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारी महारानी हो। चील बहुत अच्छी महारानी थी, वो हमेशा पक्षियों की हिफाजत करती थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी चील का हर कहना मानते थे। चील जग्गू से बहुत प्यार करती थी, वो माँ की तरह जग्गू को अपना बेटा समझती थी। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और चील बूढ़ी हो जाती है। तब जग्गू भी बड़ा हो गया था। माँ, आज तक आपने माँ होने का फर्ज निभाया है, अब मुझे भी बेटा होने का फर्ज निभाने दें। हाँ हाँ बेटे, मगर तुम करना क्या चाहते हो? माँ, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। चलिए माँ जी, मैं आपको जंगल की सैर करवा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी जंगल में कुछ गीत आ जाते हैं। माँ, ये गिद्धे कहाँ से आ गई? रुको, ये मेरा बेटा है, अगर इसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील से पंगा लेना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। सॉरी चील जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। आज भी अपनी माँ का खौफ देखकर जग्गू कौवा बहुत दंग रह जाता है। सभी पक्षियों के सामने अपनी माँ की इज्जत देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है। रात के समय जग्गू कौवा गुफा के बाहर बैठकर सोचता है, जंगल के सभी पक्षी माँ का कितना ख्याल करते हैं। अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो ये सब मुझे भी मिल सकता है। तभी वहाँ पर उल्लू आता है। क्या सोचता है कौवे, क्या ये सम्मान तू भी पाना चाहता है? हाँ उल्लू, मगर कैसे?
महारानी चील के मरने के बाद तू ही इस जंगल का राजा होगा, मगर चील कब मरेगी ये तो किसी को नहीं पता। हाँ, अगर तू कल राजा बनना चाहे तो बन सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो कैसे? महारानी चील को मारकर। अरे एक न एक दिन तो उसे मरना ही है, मगर जितनी जल्दी वो मरेगी उतनी जल्दी तुम राजा बन जाओगे। ये उल्लू ठीक कह रहा है, जितनी जल्दी माँ मरेगी उतनी जल्दी मैं राजा बन जाऊंगा। और वैसे भी वो कौन सा मेरी सगी माँ है। फिर उल्लू एक जहरीला फल देता है। ये लो जहरीला फल, ये जाकर अपनी माँ को खिला दो। फिर जग्गू कौवा अगले दिन अपनी माँ को वो फल देता है। चील वो फल खाने लगती है और कहती है, बेटा ये फल तो कड़वा लग रहा है, तुमने अपने हाथों से ही तोड़ा है ना? हाँ माँ, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि बेटा राजा बनने के लिए कोई भी मुझे जहर देकर मार सकता है। माँ, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें दिल से अपना बेटा माना है। अगर तुम मुझे जहर भी खिलाओगे तो मैं खा लूंगी। इतना कहते हुए महारानी वो फल खा लेती है और मर जाती है। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। महारानी चील के बिना ये जंगल बहुत सोना सोना लग रहा है। हाँ, महारानी की जगह अब किसी न किसी को तो लेनी होगी। हाँ उल्लू, तुम क्या कहते हो? करना क्या है, अब महारानी की जगह जग्गू कौवे को राजा बनाना होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जग्गू ही हमारा राजा होगा। राजा बनते ही जग्गू कौवा सोचता है, अब आएगा मजा। अब मैं इन जंगल के पक्षियों को इतना सताऊंगा कि इन्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। अगले दिन जग्गू कौवा कहता है, मेरे लिए जंगल के पहाड़ों से मीठे मीठे फल लेकर आओ। मगर राजा जी, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। तो क्या हुआ, क्या तुम अपने राजा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर महाराज, परवर कुछ नहीं, ये मेरा हुक्म है। राजा की बात सुनकर मिठू तोते को काली पहाड़ी की तरफ भेजा जाता है, मगर अचानक वहाँ पर कुछ गिद्धें आकर उन पर हमला कर देती हैं और मिठू तोता मारा जाता है। इसी तरह जो भी पक्षी भेजा जाता वो गिद्धें उन्हें मार देती। जंगल के सभी पक्षी राजा कौवे से बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर राजू कौवा मीठे अंगूर खा रहा था कि तभी वहाँ गिद्धें आ जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये गिद्धें कहाँ से आ गईं? अब कौन बचाएगा तुझे? देख गिद्ध, मैं यहाँ का राजा हूँ, तू मुझे मार नहीं सकता। तू अपने बाप को मार सकता है, क्या तुझे ये नहीं मार सकते? उल्लू तू? हाँ मैं, लालची और गद्दार कौवे। बचपन में जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने राजा बनने के लिए उसे ही मार दिया। गिद्धो, मार दो इन्हें और मैं बन जाऊंगा राजा। फिर वो सब मिलकर कौवे पर हमला करने लगती हैं। तभी वहाँ पर चील की आत्मा आ जाती है। रुक जाओ, अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। अरे ये तो महारानी चील की आत्मा है, जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। चील की आत्मा को देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। माँ, आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने तेरी जान बचाकर तुझे नया जीवन दिया था, तुझे अपना बेटा बनाया था और तूने राजा बनने के लिए मुझे जान से मार दिया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा तू नहीं जानता, उस दिन मैंने तुम्हें वो जहरीला फल लेते अपनी आँखों से देखा था। माँ, ये जानते हुए भी आपने वो जहरीला फल खा लिया। हाँ, अपने बेटे को अपने खून का प्यासा देखकर मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। याद रखना बेटा, जीवन में जो बोओगे वही पाओगे। अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। चील की बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से जग्गू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करना छोड़ दिया था और वो अपनी माँ की तरह एक अच्छा राजा बन गया था।